बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न चित्र लेखन संबंधी चर्चा करूंगी और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखूंगी। चित्र लेखन से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना है यह भी मैं आपको बताऊंगी। विचारणीय बिंदु अर्थात चित्र लेखन के लिए किन बातों पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है। वैसे तो आप सभी ने कक्षा में इस प्रश्न का अधिकाधिक अभ्यास किया है, किंतु फिर भी एक बार फिर से यह जान लीजिए कि किन बातों को चित्रलेखन में ध्यान देना आवश्यक होता है। प्रथम प्रश्न का पांचवा उप प्रश्न, यह आप सभी जानते हैं। यह आपके प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न का पांचवा उप प्रश्न होता है। हो सकता है कि यह चौथा प्रश्न हो, चौथा उप प्रश्न हो जाए, तो इस बात को ध्यान में न रखिए। यह बात जान लें कि आपका पहला प्रश्न है। इसके लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रश्न को करने पर अधिकाधिक अर्थात मैक्सिमम 15 अंक 50 मार्क्स मिलते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से परीक्षक क्या जानना चाहता है, इस बात पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है। वह आपकी कल्पनाशीलता अर्थात आप चित्र को देखकर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग, जिसमें आप बहुत होशियार हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक कर सकते हैं। भावुकता अर्थात आपके अंदर किसी भी बात को लेकर कितनी भावुकता है, आपके इमोशंस, सेंटिमेंट्स को वो जज करता है। सूक्ष्मदर्शिता अर्थात छोटी से छोटी बातों को देख लेना और उस पर अपने विचार रख पाना। कई बार हम बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बातों पर ही ध्यान देते हैं, किंतु भीतरी तौर पर जो बातें जाननी है उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें हम भुला देते हैं, जो यहाँ गलत है। यहाँ परीक्षक आपके इन्हीं गुणों को एग्जामिन करेगा, टेस्ट करेगा। इसके बाद में अवलोकन शक्ति, आपकी देखने की क्षमता। अब आप कहेंगे टीचर हमें चश्मा लगा है, मतलब हम चश्मा उतार कर लिखें? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह है कि आप चित्र को किस तरह से देख पाते हैं, उसमें जो व्यक्त भाव हैं उन्हें किस तरह से देख पाते हैं, और फिर उसे किस प्रकार लिखते हुए व्यक्त कर पाते हैं। इन सभी बातों का मूल्यांकन, असेसमेंट किया जाता है इस प्रश्न के द्वारा। यदि आप देखें, ध्यान दें, तो इस प्रश्न के लिए सबसे अधिक अंक तय किए गए हैं, 15 अंक। सोचने वाली बात है। क्यों? इसीलिए कि यह वह प्रश्न है जहां परीक्षक आपको शेष पूरे प्रश्न पत्र के लिए परख लेता है, टेस्ट कर लेता है। यह पहला प्रश्न है। इसे करने से पहले सावधानी आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधान रहिए,
सावधान रहते हुए यह प्रश्न करिए। चित्र को देखना है। चित्र को देखते हुए प्रत्येक कोण से, अर्थात फ्रॉम ईच एंगल जिसे हम कहते हैं, हर कोण से चित्र को देखिए और फिर चित्र को पढ़िए। अब आप पूछेंगे चित्र को कैसे पढ़ा जाता है, ये कौन सी नई बात कर रही है? बच्चों, चित्र पढ़ते हैं तभी हम चित्र की व्याख्या कर पाते हैं, तभी हम उसके विषय में लिख पाते हैं। तो चित्र को पढ़िए। यहाँ अर्थ यह है कि चित्र पर पूरा ध्यान दीजिए। चित्र में क्या क्या है, कुछ न छूटने पाए। इसके पश्चात जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो भाव आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें प्रस्ताव के रूप में, कॉम्पोजिशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर कहानी के रूप में लिख डालिए। 15 अंक आपके पास दौड़ते चले आएंगे। इस चित्र को आपने देखा, जो चित्र आपको दिया गया है उसे आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है? जिस चित्रकार ने वह चित्र बनाया, उसने अपने मनोभावों को, मन के भावों को उस चित्र में व्यक्त किया है। इस बात को पहचानना है और ये आप करेंगे। आप पहचानिए कि चित्रकार ने यहाँ पर अपने मन की कौन सी बात को चित्र के माध्यम से हमारे सामने रखा है। चित्र जिस भाव पर है, जिन बातों पर आधारित है, आपका लेखन उन्हीं बातों पर होना चाहिए। यदि चित्र प्रौढ़ शिक्षा पर है, एडल्ट एजुकेशन पर है, आपका लेखन वन विभाग से जुड़ी शिक्षा पर नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। चित्र में और आपके लेखन में समरूपता हो, सामंजस्य हो, दोनों एक जैसे। चित्र लेखन करते समय यह बात ध्यान में रहे कि परीक्षक, जो एग्जामिनर है, उसने 15 अंकों को विभाजित कर दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है? आपके उत्तर देने की शैली पर। अब यदि आपने चित्र देखते ही सीधे ही कहानी शुरू कर दी या प्रस्ताव लेखन शुरू कर दिया, तब आपको अंक कम मिलेंगे, इसकी संभावना है। किंतु यदि आपने चित्र लेखन के लिए प्रस्तावना, भूमिका, निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन, मुख्य बातें और निष्कर्ष, जिसका अर्थ है कंक्लूजन, ये तीनों बातें यदि आपने अपने चित्र लेखन में रखी हैं, उसे समाहित की हैं, तो आपका चित्र लेखन उत्कृष्ट होगा, बेस्ट होगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। चित्र लेखन उत्कृष्ट हो, बेस्ट हो, इसके लिए क्या ध्यान देना है आपको? चित्र में दी गई हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखिए। कई बार पहली ही दृष्टि में वे बातें नहीं दिखती हैं,
जिन्हें दिखाने का प्रयास किया गया होता है, जिन्हें चित्रकार दिखा रहा होता है। चित्र को फिर से देखिए, छोटे अक्षर, छोटा कोई सामान, दूर बहती कोई नदी। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहती हूँ कि चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, हर छोटी बड़ी चीज पर निगाह डालिए। क्योंकि यदि आपने किसी भी वस्तु को छोड़ दिया, उसे अपने चित्र लेखन में स्थान नहीं दिया, और हो सकता है कि वही वस्तु चित्र लेखन में महत्व रखती है, तो क्या होगा? चित्र में और आपके लेखन में अलगाव हो जाएगा। दोनों दो बातें कहने लगेंगे, चित्र कुछ और, आपका लेखन कुछ और। आगे आप जानते हैं, चित्र की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड को बहुत ध्यान से देखिए। पृष्ठभूमि देखने पर हमें बहुत कुछ समझ में आता है। कहा भी जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जांचना हो, परखना हो, तो उसकी पृष्ठभूमि देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए। यहाँ चित्र को जांचना और परखना हो बच्चों, तो चित्र के बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज मत कीजिए, उस पर भी ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार चित्र में छोटे छोटे संकेत, पोस्टर, बैनर के माध्यम से लेखक अपने मन की बात आप तक पहुंचाना चाहता है, और आपने इतनी जल्दबाजी की, वही बात छूट गई, वही पोस्टर हट गया, और फिर क्या हुआ कि आपका चित्र लेखन चित्र से अलग चला गया। मैंने आपसे कहा कल्पनाशीलता आवश्यक है। कल्पनाशील बनिए, आपकी इमेजिनेशन पावर को यहाँ पर मूल्यांकित किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, किंतु इतने अधिक कल्पनाशील न बनिए कि चित्र लेखन किसी दूसरी दुनिया का हो जाए, बात कुछ और पूछी जाए और आप उत्तर में कुछ और लिख दें। इसीलिए एक सीमा में रहते हुए अपनी इमेजिनेशन पावर, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए। कक्षा में हमने चित्रलेखन का कार्य किया है, तो मुझे आशा है कि आपने इस बिंदु को अच्छी तरह समझ लिया कि हाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। कल्पनाशीलता किस सीमा तक हमें रखनी है और कहाँ आकर हमें वास्तविकता का प्रयोग करना है। आपकी चित्रलेखन में, आपके लेखन में छोटी छोटी बातों पर चर्चा हो, महत्वपूर्ण बातें हों। सिर्फ चित्र देखकर आपने चित्र वर्णन कर दिया, किंतु आपने उन बातों को नहीं रखा जिनसे सामने वाला आपसे प्रभावित हो, तो फिर चित्रलेखन का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए सूक्ष्मता के घटक आपके चित्रलेखन में हो, जो संदेश चित्रलेखन में है, चित्र में है, वह आपके लेखन में हो। चित्रकार केवल चित्र बनाकर जो बात कहना चाह रहा है, उसे आप अपने लेखन के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह पाएं, यह आवश्यक है। भाषा में सहजता हो, कठिन शब्दों के प्रयोग से बचिए। मैंने बार बार कहा है, यदि आप कठिन शब्दों को भूल जाते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग हर हाल में करना है। सहज शब्द भी हैं, आसान शब्द भी हैं, उन्हें लीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। किंतु यदि आपको कठिन शब्द याद रहते हैं तो उन्हें लिखने में
आपत्ति नहीं है। रोचकता और सरसता, आपका लेखन रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, सरस हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, लिखावट अच्छी हो। लिखते समय आपके जो विचार आए उन्हें प्रवाह के रूप में लिखिए, फ्लो की तरह। ऐसा नहीं कि जो विचार अंत में आना चाहिए उसे आपने पहले लिख दिया, शिक्षा आपने पहले लिख दी और मुख्य बातें आपने बाद में लिखी। ये तो वही हुआ कि आपने निष्कर्ष पहले लिख दिया और प्रस्तावना अंत में लिखी। इससे बचिए। इससे क्या होगा कि आपका चित्र लेखन एक प्रवाह में नहीं होगा और पढ़ने वाला उसे पढ़कर सहजता का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रवाह में लिखिए। व्याकरण पर ध्यान दीजिए। जिस काल में आपने शुरू किया है उस काल को आरंभ से अंत तक रखिए। इन बातों को ध्यान में रखिए। मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग कीजिए। आपने अपनी पुस्तक में कई मुहावरे, कई लोकोक्तियां, सूक्तियां पढ़ी हैं और वो किस दिन के लिए पढ़ी हैं? इसी दिन के लिए। चित्रलेखन में उनका प्रयोग खुलकर कीजिए। पढ़ने वाला प्रभावित होगा और फिर क्या होगा आप जानते हैं। छोटे छोटे दोहों का प्रयोग कीजिए। समय की प्रतिबद्धता पर, या जिसे हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट पर चित्र दिया हुआ है और आपने चित्र लेखन किया तो कितना अच्छा हो यदि आप उसमें ये दोहा भी लिख दें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। आपको कवि याद नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने कितनी उचित बात कही है। इस तरह से बच्चों, मैंने आपसे यह भी कहा है कि यदि आपको उसी समय 2 पंक्तियां बनाकर लिखनी आती हैं तो वह भी कीजिए। आप कविता लेखन करते हैं, मेरी कक्षा में आपने किया है, 2 पंक्तियां बनाकर लिख दीजिए। परीक्षक आपसे बहुत प्रभावित होगा और अंक अधिक मिलेंगे। मैंने पहले के प्रश्नों में भी यह बात कही है, फिर कहती हूँ, अनावश्यक विस्तार से बचें। बेकार की बातों को बढ़ा चढ़ा करके चित्रलेखन में स्थान न दें। उन्हीं बातों को रखें जिन बातों को पूछा गया है। चित्र को समझिए, उसके मूल भाव को समझिए और उसे अपने लेखन में स्पष्ट कर दीजिए। बस कुछ दोहों, सूक्तियों, संकेतों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कीजिए। अधिक से अधिक अंक आपको मिलेंगे। यहाँ अधिक से अधिक अंक का यह अर्थ नहीं कि आपको 15 अंक से अधिक मिलेंगे, क्योंकि आपकी कल्पनाशीलता बहुत ऊंची है। आप यह भी सोच सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपको हो सकता है 15 में 14 अंक मिल जाए। चित्र को देखकर मौखिक रूप से बोलने का अभ्यास कीजिए। यदि ऐसा कर पाते हैं तो आपका लेखन भी उत्कृष्ट होता है।
इसके लिए आवश्यक है कि आप जिस चित्र को देखते हैं उस पर बोलने का प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यदि मैं आपको बताऊं, उपाय आपको बताऊं, तो चित्र ले लीजिए और शीशे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर उस चित्र पर 10 से 15 पंक्तियां, वाक्य बोलने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास का उत्तम तरीका है, जाना माना उपाय है। यदि इस तरह से आप अभ्यास करते हैं लिखने के अलावा, तो आपका चित्र लेखन बाकियों से अलग होगा। लगातार अभ्यास अपेक्षित है। हर कार्य के लिए अभ्यास करते रहना है। अभ्यास से ही आप पूर्ण होते हैं। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चित्रलेखन से संबंधित जो भी सूचनाएं मैंने अभी आपको दी, उन पर ध्यान रखिए और उन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए चित्रलेखन का कार्य कीजिए। सफलता आपको मिलेगी, अवश्य मिलेगी। चित्र को ध्यान से देखें, यहाँ मैंने इसलिए लिखा है, यह आपके लिए अभ्यास है और आपके लिए गृह कार्य भी है। कोई भी चित्र उठा लीजिए, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम उस पर मौखिक स्पष्टीकरण कीजिए, अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कीजिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बोल कर दिखाइए। फिर घर में किसी बड़ों के सामने कहिए, मुझे सुनाइए, और उसके पश्चात उसे लिखने का प्रयास कीजिए। बस, फिर क्या है, फिर तो पूरे अंक आपके बैग में, अर्थात आपकी झोली में। फिर कहती हूँ, इस प्रश्न का अभ्यास कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।